गरीब बहू की शान वर्सेस अमीर बहू का अपमान। सोनाली बेटा, वैसे आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी तबीयत ठीक है ही नहीं। ये लो भाभी, आप सेहत से भरपूर ये जूस पियो, आपके शरीर में जान आ जाएगी। शुक्रिया आशा। पी ले बहू। और तुझसे अब तक ये जरा सा फर्श साफ नहीं हुआ है? दम नहीं है क्या हाथों में बिल्कुल भी? जल्दी जल्दी से पोछा लगा। अमीर की औलाद, उसके बाद खाना भी बनाना है। माँ जी, मैं पोछा लगा लगा कर थक गई हूँ। ये दिन में 5वीं बार है जो मैंने पोछा लगाया है। अच्छा, तो 5 बार पोछा लगाने से अमीरजादी थक गई हैं? चल, मुझे ड्रामे करके मत दिखा। ये तेरा अमीर मायका नहीं है जो तुझे बैठे बैठे सब मिल जाए। ये मेरा घर है। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं तुझ अमीर पर अपना सब न्यौछावर नहीं करूंगी। मेरे गरीब मायके से आई हुई बहू ही मेरी सब कुछ है। मैं जानती हूँ तुम अमीरों की फितरत। तुम साले सारे के सारे बस पैसे की ताकत पर जीते हो। माँ जी, हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता है ना। आप क्यों मुझसे अमीरजादी बोल बोल कर ऐसे करती हो? क्या दुश्मनी है आपकी अमीरों से? सारे अमीर मेरे दुश्मन ही हैं। तू भी मेरी दुश्मन है क्योंकि तुम अमीर कभी किसी गरीब के काम नहीं आते हो। तुम पर पैसा बस अपने ऊपर उड़ाने के लिए होता है। नफरत है मुझे तुम अमीरों से। अब ज्यादा तुम मुझसे मुंह मत चला, अपना काम कर, समझ आया? प्रतिभा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। प्रतिभा एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी। प्रतिभा की 2 बहुएं थी, सोनाली और रिद्धिमा, जिसमें सोनाली गरीब और रिद्धिमा अमीर घर से आई हुई थी। प्रतिभा को अमीर लोगों से नफरत थी, जिसकी वजह से वो अपनी अमीर बहू को नापसंद करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन प्रतिभा अपनी दोनों बहुओं से बोली, सोनाली बहू, आशा बेटा और तू रिद्धिमा, चलो तीनों की तीनों तैयार हो जाओ। आज मुझे कुछ सामान लाना है तो तुम भी मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। प्रतिभा की बात सुनकर रिद्धिमा, आशा और सोनाली तीनों तैयार हो गईं, जिसके बाद वो सभी बाजार आ गईं। माँ जी देखना, मुझे तो ये वाली साड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत ही प्यारी है बहू, बहुत अच्छी। माँ जी देखना, मुझे ये साड़ी अच्छी लग रही है, एक नजर देख तो लीजिए। आशा बेटा, तू भी देख ले, सस्ते में अच्छी साड़ियाँ मिल रही हैं। नहीं माँ, मैं साड़ी का क्या करूँगी? ले ले, तेरी शादी पर काम आ जाएंगी। माँ जी देखिए तो सही, एक नजर मेरी साड़ी पर भी डाल लीजिए। अरे क्या है, सबका छोड़कर बस तेरा ही देख लूं? कब से बीच में बोले जा रही है? और तू क्यों शॉपिंग कर रही है? तुझे तो बस मैं यहाँ पन्नियां पकड़ने को लाई हूँ। प्रतिभा ने ऐसे बोलकर रिद्धिमा के हाथों से साड़ी को छीन लिया और अरे वाह, कितनी सुंदर शरबती सी साड़ी है। ये ले सोनाली बहू, तू ले ले, तेरे ऊपर अच्छी लगेगी। प्रतिभा रिद्धिमा की पसंद की साड़ी अपनी दूसरी बहू सोनाली को दिलवा देती है, जिसकी वजह से रिद्धिमा की आंखें भर आईं। लेकिन मेरा तो रोने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ रो नहीं सकती क्योंकि पता नहीं फिर माँ जी के बारे में लोग क्या सोचने लगेंगे। रिद्धिमा बेचारी अपनी सास की तरफ ही सोचते हुए चुप रह गई। आसपास से निकलते बढ़ते लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और ऐसे ही बिना कुछ खरीदे वो वापस आ गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रिद्धिमा के लिए प्रतिभा की नफरत बस बढ़ने पर ही थी। ऐसे ही आज के दिन प्रतिभा बाहर गई हुई थी। ये भगवान, आखिरकार ये सारे गेहूं साफ हो गए। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से सफाई कर देती हूँ और खाना बनाने को भाभी से बोल दूंगी। रिद्धिमा आज भी सुबह से ही कामों में लगी हुई थी। सारे कामों को निपटाकर रिद्धिमा ने सफाई की और सफाई के बाद वो सोनाली से बोली, भाभी मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। अब आज हिम्मत नहीं है मेरी खाना वाना बनाने की। आज का खाना आप बना लेना। क्या क्या बोला तुमने? मैं खाना बना लूं? कैसी बातें कर रही हो रिद्धिमा? आज ही अगर माँ जी घर में नहीं है तो तुम इस चीज का फायदा उठाओगी, मुझसे काम करवाओगी? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है सोनाली भाभी, मैं तो बस। क्या बस? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है और क्या नहीं। आज माँ जी नहीं है तो तुम अपने काम मेरे ऊपर थोपना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। रिद्धिमा, मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। बेचारी रिद्धिमा सोनाली से ऐसे ही थकान में कामों को बोल रही थी, जिसको सोनाली ने उल्टा ले लिया और अपनी सास को खुद की तरफदारी करने का फायदा उठाते हुए उसने प्रतिभा से फोन पर रिद्धिमा की शिकायत कर दी। कुछ ही देर में प्रतिभा भी आ गई और क्यों रे अमीरजादी, क्या लगता है तुझे कि सब तेरी नौकरी करने के लिए हैं? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, मेरी बहू कोई काम नहीं करेगी। अगर कोई काम करेगा तो वो करेगी तू अमीरजादी, समझ आया? माँ जी, आप मुझसे और भाभी में इतना फर्क क्यों रखती हैं? माना कि मेरा मायका अमीर है, लेकिन अब मैं कोई अमीरजादी नहीं रही। आपके बेटे से अपनी मर्जी से शादी करके मैंने जिंदगी को चुना है। अब मैं भी आपकी ही तरह हूँ। नहीं, हो ही नहीं सकता कि तू हमारी ही तरह हो। एक अमीर की नस्ल अमीर ही रहती है और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ।
माँ जी आप छोड़िए ना, क्यों इसके मुंह लग रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चलिए आप कमरे में चलिए। सोनाली ऐसे बोलते हुए प्रतिभा को कमरे में ले गई, जहाँ उन दोनों ने बैठकर खूब रिद्धिमा की बुराइयां की। ऐसे ही एक दिन, सोनाली मेरी प्यारी बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी। कुछ नहीं कर रही तो चल तू मेरे साथ चल, मैं आज अपनी दोस्तों के पास जा रही हूँ, तुझे भी उनसे मिलवा आऊंगी। जी माँ जी, आप बस मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ठीक है। माँ जी कहाँ जा रही हैं? तुझसे मतलब? माँ जी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे भी मत पूछ, तेरा तो बोलना भी मुझे खटकता है, समझी? आई बड़ी ऐसे ही पूछने वाली। प्रतिभा ने ऐसे ही रिद्धिमा को डांट दिया, जिसके बाद बेचारी रिद्धिमा कुछ नहीं बोली और प्रतिभा अपनी गरीब बहू को लेकर अपनी सहेलियों के बीच चली गई। माँ जी पता नहीं क्यों मुझसे इतना बैर रखती हैं, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं माँ जी को मनाए बिना नहीं मानूंगी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। ऐसे ही आज के दिन सारा परिवार एक साथ था। भैया आप आज कितने दिनों बाद एक साथ घर में हो, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ जाएगी? चलिए ना, यहीं पास में ही नया पार्क खुला है, वहाँ चलते हैं। हाँ चलो, हाँ आज तो अपने पास वाले पार्क में ही चलकर आइसक्रीम खाकर आएंगे। दो खाएंगे, एक भैया की तरफ से और एक मेरी तरफ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी? कोई भी घर में नहीं रुकेगा, सभी जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। आलोक की बात सुनकर रिद्धिमा मजबूर हो गई और उसे भी जाना पड़ा। कुछ ही देर में वो सभी पार्क में पहुंच गए, जहां आकर प्रतिभा बोली, ये ले माधव, मेरी तरफ से सभी के लिए आइसक्रीम ले आ। जी माँ जी। माँ इसमें तो बस 5 लोगों की ही आइसक्रीम आएगी और हम 6 लोग हैं। जितनों की आएगी उतने की ले आ, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो मैं एरो गैरो पर भी उड़ाऊं। जेठ जी कोई नहीं, मेरा वैसे भी आइसक्रीम का मन नहीं है, आप लोग अपनी ले आओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसे कैसे मन नहीं है माँ? आप अब तक मेरी पत्नी से ऐसे भेदभाव रखती हो। माँ ये तो आपके ऊपर जान छिड़कती है, आपको शर्म नहीं आती? आलोक जी आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अपनी माँ से ऐसे कौन बोलता है? रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। वो अपने पति से अपनी सास के लिए लड़ ली थी, जबकि उसकी सास उसे ही बुरा बोल रही थी। ये बात थोड़ी सी प्रतिभा को भी फील हुई, लेकिन फिर उसने इस सब को बस नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही अगले दिन माँ जी क्या हुआ? अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, बस बेटा कल ठंडी आइसक्रीम खाने से मुझे जुकाम हो गया है, नाक बंद है और खांसी भी बहुत आ रही है। बस तो माँ जी मैं तो आपके पास से हट रही हूँ, कभी मुझे ही इन्फेक्शन लग जाए। प्रतिभा को ऐसे बोलकर सोनाली वहां से चली गई कि तभी रिद्धिमा वहां गर्म पानी लेकर आई। माँ जी ये लीजिए, गरम गरम पानी पी लीजिए, इससे आपकी खांसी काबू में आएगी। रिद्धिमा से प्रतिभा ने मुंह बनाकर पानी ले लिया और उसे पी लिया। ऐसे ही सारा दिन रिद्धिमा ने प्रतिभा की सेवा की और सोनाली उससे दूर रही। ऐसे ही अगले दिन प्रतिभा को तेज बुखार हो गया। अरे नहीं माँ जी, आपका तो सर तप रहा है। माँ जी आपको वो इतनी ठंडी आइसक्रीम खानी ही नहीं चाहिए थी, लाइए मैं आपके सर पर ठंडी पट्टी रख देती हूँ। रिद्धिमा ने आज भी प्रतिभा की कल से भी ज्यादा सेवा की, जिससे कि फिर रिद्धिमा की अच्छाई का प्रतिभा को एहसास हुआ। 1-2 दिन में वो ठीक हो गई और फिर माँ जी कहीं जा रही हैं? मैं साथ चलूं क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं बहू, तूने तो अपनी असलियत दिखा दी। अब मैं तुझे और रिद्धिमा दोनों को जान गई हूँ। तू वो है जिस पर मैं जान देती थी, लेकिन रिद्धिमा वो है जो मुझ पर जान देती है। तू तो मतलबी है सोनाली। चल रिद्धिमा बेटा। प्रतिभा ऐसे बोलकर आज पहली बार रिद्धिमा को अपने साथ बाहर लाई, जिसे देखकर सोनाली को एहसास हुआ अब दोनों बहू का असली चेहरा प्रतिभा के सामने था और अब रिद्धिमा को उसके हिस्से की खुशी मिलने लगी। हाय दया, बड़ी पोता बहू, ये कैसा दहेज का सामान लेकर आई है? ये तो देखने में कुछ ज्यादा ही सस्ता लग रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं ज्यादा तेज से छुआ तो टूट ना जाए। छोड़िए ना दादी सास, आप क्या जेठानी जी के सस्ते दहेज के सामान को देख रही हैं? यहाँ आकर मेरा सामान देखिए, मेरा सारा दहेज का सामान महंगा और एक्सपेंसिव है। तभी प्रेमलता राधिका के दहेज के सामान को छूते हुए कहती है, हाँ राधिका बहू, तेरा दहेज का सामान तो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। देखो पीहू, तुम्हारी देवरानी कितना महंगा दहेज का सामान लेकर आई है, लेकिन तुम इतना सस्ता क्यों लेकर आई हो अपने दहेज का सामान? माँ आपको पता तो है कि पीहू के पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और उनसे जितना हो पाया उन्होंने उतना दे दिया। बस अब खत्म करिए और हमें घर के अंदर आने दीजिए। हाँ आओ घर के अंदर आओ, आराम कर लो। ऐसे कैसे आराम कर लें? पहले आप जो मैं दहेज में इतना महंगा बेड लेकर आई हूँ, पहले आप उसको मेरे कमरे में शिफ्ट करवाइए, मैं उसी पर सोऊंगी।
अगर देवरानी जी का महंगा दहेज का पलंग उनके कमरे में जा रहा है तो मेरे भी दहेज का पलंग मेरे कमरे में लगवा दीजिए। अब प्रेमलता के दोनों बेटे अपने अपने दहेज का बेड अपने अपने कमरे में लगाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी रसोई में पहली रसोई का खाना बनाने जाती हैं। अरे ये क्या जेठानी जी, आप दहेज में ये एक स्टोव वाला चूल्हा लेकर आई हैं और आप सिलबट्टे पर मसाला पीसेंगी और सब्जी काटने वाली मशीन भी नहीं दी है। आप इस हासूल से सब्जी काटेंगी? इतना सस्ता दहेज का सामान जेठानी जी आज के टाइम पर कौन किसको देता है? कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं मानती हूँ कि मेरे दहेज का सामान सस्ता है, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत प्यार से दिया है तो मेरे लिए यही बहुत है। हाँ ठीक है, लेकिन ये देखो मेरे पिताजी ने तो मुझे 4 स्टोव गैस दिया है, मसाला पीसने के लिए मिक्सी दी है और खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव दिया है और दिया है बहुत सी एक्सपेंसिव चीज दी है। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा ना जेठानी जी ये सब। अब राधिका अपनी जेठानी के सस्ते दहेज के सामान को देखकर उसकी बेइज्जती करती है। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी अपनी पहली रसोई का खाना बना रहे होते हैं। वहीं पीहू बेलन से रोटी बेल रही होती है कि तभी उसके हाथ से वो बेलन टूट जाता है। तभी वहां पर प्रेमलता आती है और पीहू के हाथ में टूटा बेलन देखकर कहती है, अरे बहू, आज तो तूने अपने दहेज के सामान को पहली बार इस्तेमाल किया है और ये पहले दिन ही टूट गया। टूटेगा ही ना माँ जी, जब सस्ता होगा तो बेचारी जेठानी जी। वैसे जेठानी जी, अब आप अपनी रोटियां कैसे बनाओगी? क्योंकि मैं तो अपना ये महंगा रोटी मेकर तो आपको इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। हाँ राधिका, तू अपना महंगा दहेज का सामान इसको मत दे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहीं इसने तेरे भी महंगे दहेज के सामान को तोड़कर रख दिया तो। अब राधिका अपनी रोटी मेकर पर गर्मा गर्म फुलके बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पीहू अपने एक स्टोव गैस पर चावल चढ़ा देती है। अगले दिन सुबह दोनों बहू अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें और तुम्हारे दहेज को सामान को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग आ रहे हैं। दोनों ही देवरानी जेठानी नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। कुछ देर बाद पड़ोस की सुषमा, मालती, कल्याणी घर आती है। और अम्मा जी, प्रेमलता कहाँ है? अरे आपकी बहुएं कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बैठो, प्रेमलता भी आ रही है। कुछ देर बाद प्रेमलता वहां आती है। हमें बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ घूम रही है। कहाँ है तेरी बहू और तेरी बहू के दहेज का सामान? दोनों में से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। राधिका, पीहू कहाँ हो? अरे कहा था ना तुमसे मिलने पड़ोस से कुछ लोग आएंगे, कहाँ रह गई तुम दोनों? अपनी सास की बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी पल भर में वहां हाजिर हो जाती हैं। जी माँ जी, आ गए हम। और ये प्रेमलता, तेरी तो दोनों ही बहू बहुत मासूम और सुंदर है। तभी कल्याणी दोनों देवरानी जेठानी के दहेज का जिक्र करते हुए कहती है, प्रेमलता, बहू तो सच में तेरी बहुत सुंदर है, लेकिन अब बहू का दहेज भी दिखा दे। वैसे हम एक एक करके देखेंगे तेरी बहू का दहेज। पहले बड़ी बहू का दिखा दे, फिर छोटी बहू का दिखा दियो। हाँ चलो, पहले पीहू के कमरे में चलते हैं। अब सभी लोग उठकर पीहू के कमरे में आते हैं, जहाँ एक पलंग और एक पुरानी सी अलमारी और एक छोटा सा टेबल रखा हुआ होता है। तभी सुषमा पीहू के सस्ते दहेज के सामान को नाक मारती हुई कहती है, इतना भी कुछ खास दहेज नहीं, कुछ ज्यादा ही सस्ता नहीं है। ये इतने आलम जमाने की अलमारी और ये छोटा सा टेबल। प्रेमलता, तेरी बड़ी बहू का दहेज तो बहुत फीका और सस्ता है। वहीं दूर खड़ी पीहू खुद से बातें करते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरे दहेज का सामान सस्ता है, लेकिन बस ये सब लोग एक साथ इस पलंग पर ना बैठ जाए, वरना ये पलंग तो यहीं टूट जाएगा। अब पीहू ये सब सोच ही रही होती है कि तभी सुषमा, मालती, कल्याणी एक साथ पलंग पर बैठ जाती हैं कि तभी पलंग से एक चर्र की आवाज आती है और मालती, कल्याणी, सुषमा पलंग के अंदर घुस जाती हैं। अरे प्रेमलता, हमें इस टूटे पलंग से बाहर निकाल, हम तो इसके अंदर ही धंस गए। हमारी मत मारी गई थी जो तेरी बड़ी बहू के सस्ते दहेज के सामान को देखने आए। अब प्रेमलता उन तीनों को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो तीनों प्रेमलता के साथ राधिका के दहेज के सामान को देखने उसके कमरे में जाते हैं, जहां उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर पलंग पर जाती है। दीवार पर लगे 55 इंच की LCD पर जाती है। वहीं एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ, दूसरी ओर गोदरेज की अलमारी, फ्रिज रखा हुआ होता है और डबल डोर वाला और मेज रखा हुआ होता है, जिसे देख मालती कहती है, और ये प्रेमलता, असली दहेज तो यहाँ रखा हुआ है। जेठानी का सामान जितना सस्ता था, देवरानी का सामान उतना ही महंगा और उतना ही सुंदर है। लगता है इसके बाप ने बहुत पैसे खर्चा किए हैं। अब कुछ देर बाद सभी लोग दहेज का सामान देखकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे बड़ी पोता बहू, ये जरा मेरी भी साड़ी वॉशिंग मशीन में धो दे। हाँ दीजिए ना दादी सास, मैं अभी धो देती हूँ। अब पीहू जैसे ही अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालने जाती है कि तभी वॉशिंग मशीन से तेज भ्रम की आवाज आती है। हाय तौबा पोता बहू, ये कैसी आवाज थी? हार्ट फेल करवाएगी क्या इस उम्र में?
तभी हंसती हुई वहां पर राधिका आती है। कुछ नहीं दादी सास, जेठानी जी के दहेज का सस्ता वॉशिंग मशीन फूक गया, इसीलिए इसमें से ऐसी आवाज आई। लाइए आपकी साड़ी मैं अपने दहेज के वॉशिंग मशीन में वॉश करके लाती हूँ। हाय दैया, तौबा तौबा पोता बहू, तेरे बाप ने दहेज का कोई सामान महंगा दिया या सब ऐसे ही सस्ता दिया है? ले राधिका बहू, तू इसे अपने वॉशिंग मशीन में ही धो। अब ऐसे ही हर दिन पीहू को उसके पिता द्वारा मिले उसके सस्ते दहेज के सामान को लेकर उसे हर वक्त ताने ही सुनने को मिलते थे और ज्यादातर पीहू का सस्ता दहेज का सामान खराब ही हो जाता था। तभी देर शाम मोहन और विवेक घर लौटते हैं। क्या हुआ मेरे दोनों पोते को, ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हैं? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही थोड़ी थकान है, काम ज्यादा हो गया था ऑफिस में। अब दोनों ही भाई घर में अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं बताते और दोनों ही उठकर छत पर चले जाते हैं। क्या करें विवेक भैया, कंपनी में तो अचानक से इतना बड़ा लॉस हो गया है। इसकी भरपाई हम दोनों भाई अकेले कैसे कर पाएंगे? घर के तो सारे पैसे हमने इस कंपनी में लगा दिए। तभी वहां पर प्रेमलता आती है और उनकी आधी बातों को सुनकर कहती है, क्या हुआ मोहन, कैसे लॉस की बात कर रहे हो तुम? और ये तुम दोनों के शक्ल पर ये कैसा शिकंज है? क्या तुम दोनों किसी बात से परेशान हो? अब अपनी माँ के सामने वो दोनों ही भाई झूठ नहीं बोल पाते और माँ से सारी बात बता देते हैं। अब हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम कंपनी में लगाएं और पीहू के घर वाले भी हमारी क्या ही मदद करेंगे, जो ठीक तरीके से दहेज तक नहीं दे पाए। मुझे तो लगता है कि हमें राधिका के घर वालों से मदद मांगनी चाहिए। जिसने दहेज का सामान इतना महंगा दिया है उनके पास पैसे की क्या ही कमी होगी। अब घर में सभी लोगों को अपनी कंपनी के बड़े लॉस के बारे में पता चल जाता है। तभी राधिका मदद मांगती हुई अपने पिता को कॉल करती है। क्या बात कर रही है राधिका बेटी, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। हमें तो खुद तेरे सारे दहेज का सामान लोगों से उधार और ब्याज पर पैसे लेकर खरीदे थे और अब हमारे सिर पर लाखों का उधार है। जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी गिरवी पर है। हम तेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, हमें माफ करना। अब राधिका निराश होकर फोन रखती है और सारी बात अपने ससुराल वालों से कहती है। कोई बात नहीं देवरानी जी, हालात बदलते रहते हैं, आप रुकिए, मैं एक बार अपने पिताजी से बात करती हूँ। और हाँ, क्यों नहीं बिटिया, आखिर हमारी बेटी के ससुराल की समस्या है, हम जरूर हल करेंगे। मैं कल ही पैसे लेकर तेरे ससुराल आता हूँ। अब पीहू के गरीब पिता अपनी बची कुची खेती को रातों रात बेचकर पैसे लेकर सुबह तड़के अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। ये लीजिए समधन जी, पूरे 10 से 20 लाख रुपए है, इससे अच्छी मदद हो जाएगी आपकी। रामलाल जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपके पैसे से मेरे दोनों बेटों की कितनी बड़ी मदद हुई है। कुछ देर बाद रामलाल वहां से चला जाता है, जिसके बाद राधिका के साथ साथ उसके पूरे ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे पीहू बहू, मैं हमेशा तुझे तेरे सस्ते दहेज के सामान को लेकर कोसती रहती थी, लेकिन आज तेरे गरीब पिता ने मेरे दोनों ही बेटों की बहुत बड़ी मदद की है। हाँ जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे भी बहुत घमंड था अपने महंगे दहेज पर और अपने पिता के पैसे पर, लेकिन आड़े वक्त पर तो आपने ही अपने पति के साथ साथ मेरे पति की भी मदद करी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रामलाल के इस मदद से दोनों ही देवरानी जेठानी के अंदर की खटास पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिसके बाद से दोनों ही देवरानी जेठानी अपने महंगे और सस्ते दहेज के सामान को मिलाकर इस्तेमाल करने लगती हैं और प्यार से अपने ससुराल में रहने लगती हैं।